क्वेश्चन पे और आपका 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए टॉप 20 लॉन्ग क्वेश्चन को एक बार कवर कर ले जल्दी से। और आप अगर सीरियस हैं तो हम इसको 2 दिन में खत्म कर दें, आज और कल। 16, 17, 18 3 क्वेश्चन के लिए आज आप एक्टिव हैं, बताइए। 16, 17, 18 3 क्वेश्चन के लिए आज आप एक्टिव हैं? चलिए, थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है। हाँ देखिए, बहुत टफ नहीं, अगर टफ होता तो हम ऑलरेडी हम नहीं पढ़ाते। अगर टफ होता तो आपसे कहते नहीं कॉन्सेप्चुअल है, नहीं समझ में आएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है जो 16, 17, 18 है ना, तीनों क्वेश्चन बहुत इजी हैं। तो अगर आप एक्टिव देखिए, जल्दी कवर होगा, हम पीवाईक्यू सीरीज को कंटिन्यू कर पाएंगे यूट्यूब पे। क्योंकि हम 1-2 दिन पहले फील किए, लगातार क्लास लेने से हमारे हेल्थ पे इफेक्ट पड़ रहा था। ठीक है, हम नहीं कर पा रहे थे, हमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फील हो रहा था, चक्कर जैसी प्रॉब्लम। तो हम चाहते हैं टॉप 20 पहले कवर हो जाए, जिससे एक माइंड से निकल गया टॉप 20 कवर। उसके बाद हम यूट्यूब पे पीवाईक्यू पे फोकस कर पाए, ऑब्जेक्टिव पे फोकस कर पाए। ठीक है, और आप लोग के लिए कुछ और ला पाए हम, क्योंकि ये कवर करना बहुत जरूरी है। ओके, चलिए, तो हम पहले सोचते हैं इसको पहले कवर कर लें। परेशान मत होइए, आपको याद हो जाएगा। 3 ही क्वेश्चन कराएंगे, ज्यादा नहीं होगा। और तीनों क्वेश्चन बहुत बड़ा बड़ा नहीं है तो लॉन्ग क्वेश्चन, लेकिन हाँ, आप टेबल बनाकर जिस तरह से भी हो सकता है, जितना इजी हो सकता है उतना इजी बताएंगे। तो एकदम एक्टिव रहिएगा। कमेंट में आप ज्यादा तभी बताइएगा, या तो हम कमेंट ऑफ कर देंगे। अभी हम ऑफ नहीं कर रहे हैं। जब कभी जरूरत होगा या कुछ ऐसी चीजें अबाइस नहीं आ रही है, कुछ टेक्निकल इशू, तब आप जरूर बताइएगा, या कुछ समझ में नहीं आया। अब चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं 16वें क्वेश्चन से। बहुत अच्छे तरीके से पढ़िएगा। फालतू कमेंट में बात नहीं कि हाँ ये क्या कर रही हो, क्या की हो, खाना खाई कि नहीं खाई, ये वगैरह वे, अरे ये सब बातें नहीं करना। ये सब बात के लिए टाइम है, अभी आपको बस खाली अच्छे से पढ़ना है, फोकस करना है। ठीक है, चलिए, 16वां क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इन डिटेल द फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। ठीक है, चलिए, अगर हमें कुछ ऐसा लगा चैट में कि आप इस तरह की बातें कर रहे हैं, आप यहाँ पे पढ़ाई के अलावा कुछ और बातें कर रहे हैं, तो फिर हम चैट ऑफ कर देंगे। ठीक है, चलिए, एक्सप्लेन इन डिटेल द फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के बारे में डिटेल में पूछ रहा है। अब आपके पास 2 कॉन्सेप्ट आ रहा है कि अरे ये तो कहीं सुना सुना लग रहा है। कहाँ सुना लग रहा है? बायोकेमिस्ट्री में। हाँ, याद आ गया होगा कि बायोकेमिस्ट्री में ये तो हम पढ़ चुके हैं। कोई दिक्कत नहीं है, जो आप बायोकेमिस्ट्री में पढ़े हैं एज इट इज यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, एज इट इज आप वही चीजें यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर जो आप यहाँ पढ़ रहे हैं, अगर ये आसान लग रहा है तो इसको उठा करके बायोकेमिस्ट्री में लिख सकते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से इसको देखिए, यहाँ पढ़िए चाहे वहां पढ़िए, बात एक ही है। आराम से आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो लेकिन हम पढ़ लेते हैं। अगर वहां पे हम पढ़ चुके हैं तो यहाँ भी पढ़ के देख लेते हैं, थोड़ा सा सरसरी निगाह से देख लेंगे, कुछ माइंड सेट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कुछ चीजें थोड़ा सा अलग है। फ्लूइड का मतलब वाटर के बारे में पूछ रहा है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस तो ठीक है, वहां पे हम वाटर के बारे में नहीं पढ़ाए थे शायद। यहाँ पे फ्लूइड का मतलब वाटर से है। तो आइए देखते हैं, एक्सप्लेन द डिटेल द वाटर मतलब फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के बारे में। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस की बात करें तो अबाउट 56% ऑफ एडल्ट ह्यूमन बॉडी इज फ्लूइड। हमारे बॉडी में अगर कहा जाए तो वयस्क इंसान के शरीर में लगभग 56% हिस्सा पानी होता है, फ्लूइड होता है, जिसको तरल पदार्थ कहते हैं। ठीक है, 56% ऑफ एडल्ट मतलब कि 56% ऑफ एडल्ट ह्यूमन बॉडी इज फ्लूइड। ठीक, मोस्ट ऑफ द फ्लूइड इज इनसाइड द सेल एंड कॉल्ड इंट्रासेलुलर सेल। ज्यादातर फ्लूइड कोशिकाओं के अंदर होते हैं, इसे हम इंट्रासेलुलर फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, 2 होता है, इंट्रासेलुलर एक एक्स्ट्रासेलुलर। ठीक है, 2, एक इंट्रासेलुलर होता है, मतलब एक सेल के अंदर, और एक बाहर होता है फ्लूइड। तो इंट्रासेलुलर फ्लूइड में क्या कह रहा है कि मोस्ट ऑफ द फ्लूइड मतलब ज्यादा जो तरल पदार्थ होते हैं ये कोशिकाओं के अंदर होते हैं, जिसे हम इंट्रासेलुलर फ्लूइड कहते हैं। अगर एडल्ट ह्यूमन की बात करें तो 56% हिस्सा क्या होता है, फ्लूइड होता है। पहला पॉइंट आपसे पूछा गया है कि फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के बारे में बताइए, फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट संतुलन के बारे में विस्तार कीजिए। चलिए, तो 56% आपको लिख देना पहले कि फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। 2 पॉइंट बताना है कि अगर एडल्ट ह्यूमन बॉडी की बात करें तो 56% जो पार्ट होता है वो क्या होता है, फ्लूइड होता है। और सबसे ज्यादा फ्लूइड कहाँ पाया जाता है, सेल के अंदर। फिर कोशिकाओं के अंदर मैक्सिमम फ्लूइड पाया जाता है, और जो कोशिकाओं के अंदर फ्लूइड पाया जाता है उसे हम कहते हैं इंट्रासेलुलर फ्लूइड। ठीक है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड कहता है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। एकदम इजी पॉइंट था, आपको याद हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए,
अबाउट 1/3 मतलब एक तिहाई, मतलब 1/3 इज द स्पेस आउटसाइड ऑफ द सेल एंड कॉल्ड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। नहीं नहीं, यहाँ पे जो डाटा गलत लिखा हुआ है, 1/3 इंट्रा में होता है शायद, एक्स्ट्रा में नहीं। एक मिनट थोड़ा सा हम जो पढ़ाई हुए थे उसमें देखते हैं। एक मिनट, इंट्रा में होता है 2/3, इंट्रा में होता है 2/3 और एक्स्ट्रा में होता है 1/3। बिल्कुल बिल्कुल सही है, एक्स्ट्रा में होता है 1/3। चलिए, यही हमको डाटा क्लियर करना था, कितना होता है। अबाउट 1/3 इज द स्पेस आउटसाइड ऑफ द सेल इज कॉल्ड इंट्रासेलुलर, मतलब एक तिहाई हिस्सा कोशिकाओं के बाहर की जगह होती है और इसे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, चलिए, कह रहा था पहला आपसे क्वेश्चन पूछा गया था फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के बारे में बताइए, तो आप बता चुके हैं कि एडल्ट ह्यूमन बॉडी में 56% जो होता है वो फ्लूइड होता है। ठीक है, मैक्सिमम फ्लूइड जो होते हैं, ज्यादा से ज्यादा जो फ्लूइड होते हैं वो कोशिकाओं के अंदर होते हैं, जिसे इंट्रासेलुलर फ्लूइड कहते हैं। एक तिहाई हिस्सा जो होता है वो सेल के बाहर होता है, जिसे हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, एक तिहाई हिस्सा जो होता है कोशिकाओं के बाहर की जगह होता है, उसे हम एक्स्ट्रा सेलुलर, दो इंट्रा का मतलब अंदर, एक्स्ट्रा का मतलब बाहर। ठीक है, समझ लीजिएगा, एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब बाहर और इंट्रा का मतलब इंटर, अंदर। ठीक है, तो इंटर सेलुलर फ्लूइड की बात हम कर चुके हैं कि जहां पे ज्यादा फ्लूइड पाए जाते हैं, और एक्स्ट्रा सेलुलर की बात करें तो यहाँ एक तिहाई हिस्सा पाया जाता है। ठीक, the extracellular fluid has ions and nutrients needed by cell for maintenance of life. Extracellular fluid has ions and nutrients. ठीक है, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में जीवन बनाए रखने के लिए कोशिकाओं को जरूरी आयन और पोषक तत्व होते हैं। ठीक है, पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, उसमें पोषक तत्व पाए जाते हैं। ओके, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में हैज आयंस एंड न्यूट्रिशन नीडेड बाय सेल, सेल के लिए, सेल की आवश्यकताओं के लिए, मतलब सेल के लाइफ को ग्रो करने के लिए एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में कुछ आयंस पाए जाते हैं और न्यूट्रिशन पाए जाते हैं, जो काफी ज्यादा हेल्पफुल होते हैं इसके लिए। क्लियर ये पॉइंट? ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे, यहाँ तक का क्लियर हो गया। पहली बात आपको लिखना है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। आप इस क्लियर को बता दिए। सबसे पहली पॉइंट, पहला पॉइंट यही था आपका कि एडल्ट ह्यूमन बॉडी में 56% फ्लूइड होते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा फ्लूइड पाए जाते हैं कोशिका के अंदर, जिसको इंट्रासेलुलर फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, उसके बाद बताया हम कि एक तिहाई हिस्सा जो होता है कोशिकाओं के बाहर होता है, आउटसाइड ऑफ द सेल, जिसको एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड की बात करें तो हमारे जो सेल्स होते हैं उसको मेंटेन करने के लिए, उसकी लाइफ को मेंटेन करने के लिए कुछ आयंस और न्यूट्रिशंस की आवश्यकता होती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? चलिए, ऑल सेल्स लिव इन द सेम एनवायरनमेंट, जितने भी कोशिकाएं हैं सेम एनवायरनमेंट में रहती हैं। एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड, एग्जांपल में एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड इज कॉल्ड इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ बॉडी। ये चीज का ध्यान रखिए, एक्स्ट्रासेलुलर जो फ्लूइड होता है उसे हम इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ बॉडी कहते हैं। सभी कोशिकाएं एक ही माहौल में रहती हैं, यानी एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में। एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड को शरीर का आंतरिक वातावरण कहा जाता है। 60 से 70% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ बॉडी इज वाटर, शरीर के आयतन का 60 से 70% हिस्सा पानी होता है। ओके, देखिए यहाँ अलग अलग चीजों को बताया गया है जिसको आप बता सकते हैं। क्या रहा है कि ऑल सेल्स लिव इन द सेम एनवायरनमेंट, जितनी कोशिकाएं एक सेम एनवायरनमेंट में रहती हैं, सेम माहौल में रहती हैं। एग्जाम्पल में बता दिया है एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। ठीक है, हालांकि हमें लगता है यह एग्जाम्पल दिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड को हम इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ बॉडी कहते हैं, आंतरिक वातावरण कहा जाता है। क्लियर? अगर हम बात करें वाटर की तो 60 से 70% ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर बॉडी इज वाटर, शरीर के आयतन का 60 से 70%, 60 से 70% हिस्सा पानी होता है। ठीक है, चलिए, यहां तक का क्लियर हो गया हो तो आगे कमेंट में थंब बना दीजिए, जिससे हम समझ सकें। यहां से क्लियर हो गया हो तो आप कमेंट में थंब बना दीजिए, फिर आगे देखें हम। शिवम जी आगे बता देंगे आपको कैसे यूज करना है, पहले इतना समझ में अगर आ गया हो तो आगे बढ़े। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। फ्लूइड इन द बॉडी आर सॉल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स। ठीक है, शरीर में मौजूद जो फ्लूइड होता है, तरल पदार्थ पानी होता है, ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सॉल्यूट के घोल होते हैं। ठीक है, इनऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सॉल्यूट के घोल होते हैं। अब ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, ठीक है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में क्या, आप क्या समझे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक से? ऑर्गेनिक से आप ऐसे समझ लीजिए जैसे कि आप कोई ग्लूकोज वगैरह, ठीक है, जहां पे कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड है। इनऑर्गेनिक की बात करें तो आपके सोडियम आयन, क्लोरीन आयन, पोटेशियम आयन, इनऑर्गेनिक। तो ये सॉल्यूट क्या होता है? सॉल्यूट मतलब विलय,
पानी में चीनी को जब मिला रहे हैं तो क्या बन रहा है, एक शरबत टाइप का बन रहा है। तो जो चीनी हो गया ना, ये सोल्यूट है, जिसको विलय कहते हैं। तो यहाँ कह रहा है कि फ्लूइड इन द बॉडी आर सॉल्यूशन, जो फ्लूइड हमारे बॉडी में जो सॉल्यूशंस है वो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सॉल्यूट होते हैं। ऑर्गेनिक में आपके ग्लूकोज आते हैं और बहुत सारे आते हैं, ओके, और इनऑर्गेनिक में आपके बहुत सारे मिनरल्स वगैरह आते हैं। तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स होते हैं। वाटर फॉर्म द मेजर कंपोनेंट ऑफ बॉडी मास, पानी शरीर के द्रव्यमान का मुख्य घटक है। पहले आपसे वॉल्यूम बताया कि जो है शरीर के आयतन का 60 से 70% हिस्सा पानी होता है। 60 to 70% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ बॉडी इज वाटर। अब आपसे मास बता रहा, द्रव्यमान, कि वाटर फॉर्म द मेजर कंपोनेंट ऑफ बॉडी मास, पानी शरीर के द्रव्यमान का मुख्य घटक है। इतना पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां से हम आगे कॉन्सेप्ट समझने के लिए ये जो पॉइंट लिखा है ना, इसको हम थोड़ा सा कट करते हैं, ये मजा नहीं आ रहा है, इसको हम देखिए, इसको हम थोड़ा सा दूसरी तरीके से बता रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो आप देखिए यहां तक जो पढ़े हुए हैं ना, इसको थोड़ा सा हम और समराइज करते हैं। इसको आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं। कैसे पढ़ सकते हैं? चलिए, ये पॉइंट तो आपको एज इट इज लिखना ही है कि फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आप इस पॉइंट को बता सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए ये पॉइंट भी आप बता सकते हैं कि 60 से 70% वॉल्यूम होता है। यहां तक का आप बता सकते हैं कि वाटर फॉर्म द मेजर कंपोनेंट ऑफ बॉडी मास, पानी शरीर के द्रव्यमान का मुख्य घटक है। अब आ जाइए इस पॉइंट को जहां से हम कट किए हुए हैं, ये आपको नहीं बताना है, एक बार थोड़ा उसको भी समझ लीजिए जहां हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ाए थे। कहां पे? यहाँ पे। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा, एक मिनट फिर से देखें। हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी वाटर वॉल्यूम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी वाटर वॉल्यूम था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। हाँ, इसको हेडिंग डाल सकते हैं आप, जो वहां मेंशन हेडिंग था उसको मेंशन कर सकते हैं। और लिखा है वाटर इज द मोस्ट एमिनेंट कंपोनेंट इन द ह्यूमन बॉडी प्लेइंग ए क्रूशियल रोल इन बायोकेमिकल रिएक्शन। एकदम इजी है। वाटर जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है हमारे बॉडी का, जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बायोकेमिकल रिएक्शन में। टेम्परेचर रेगुलेशन में तापमान को मेंटेन करता है, न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है, और वेस्ट को एलिमिनेट करता है, शरीर से बाहर निकालता है, ठीक है। पानी जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है हमारे ह्यूमन बॉडी का, जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बायोकेमिकल रिएक्शन में, तापमान रेगुलेशन में, न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट में, और वेस्ट एलिमिनेशन में। द अमाउंट ऑफ वाटर इन द बॉडी चेंज डिपेंडिंग ऑन एज, जेंडर एंड बॉडी फेट। पानी की जो मात्रा है हमारे बॉडी में बदलती रहती है, डिपेंड करता है कि उनकी उम्र क्या है, जेंडर क्या है, और बॉडी का फैट क्या है, ठीक। वाटर इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी, पानी जो होता है ये आवश्यक घटक होता है हमारे शरीर का, मेकिंग अप अबाउट 60 से 65% ऑफ टोटल बॉडी वेट इन एन एवरेज एडल्ट, ठीक है। एवरेज एडल्ट की बात करें तो वही बात लिखा हुआ है कि 60 से 65% होता है, ओके, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यही चीज लिखा हुआ था, पानी इंसान के शरीर में सबसे, देखिए फ्लूइड जो बात कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, वाटर का मतलब यहाँ फ्लूइड से है, ठीक है। इसको ही आप ऐसे चाहे फ्लूइड कह दीजिएगा चाहे पानी बताइए, बात एक ही है। तो पानी इंसान के शरीर में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला हिस्सा है, जो बायोकेमिकल रिएक्शन, टेम्परेचर रेगुलेशन, न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट और वेस्ट को बाहर निकालने में अहम भूमिका निभाता है। शरीर में पानी की मात्रा उम्र, जेंडर और बॉडी फैट के हिसाब से बदलती है। पानी इंसान के शरीर का एक जरूरी हिस्सा है, जो एक आम आदमी के शरीर के कुल वजन का लगभग 60 से 65% होता है। अब आप इस चीज को समझ ही चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं, टोटल बॉडी वाटर, ये सब हेडिंग डाल के इसमें लिखना है, टोटल बॉडी वाटर। जो हेडिंग डाल के सारी चीजें मेंशन करेंगे तो बेटर होगा। टोटल बॉडी वाटर, जिसको TBW कहते हैं, सब बायोकेमिस्ट्री पढ़ चुके हैं। इट शो द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द बॉडी, या शरीर में मौजूद पानी की कुल मात्रा दिखाता है। टोटल बॉडी जो वाटर होता है, यह शरीर में जो पानी मौजूद है, प्रेजेंट है, उसकी टोटल जो क्वांटिटी वो बताता है। इट शो द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द बॉडी इन ए 70 kg एडल्ट मेल। अगर कोई 70 किलो का इंसान है, 70 kg का एडल्ट मेल है, TBW जो टोटल बॉडी वाटर है अप्रॉक्सीमेटली 42 लीटर, तो 42 लीटर ऐसा माना जाता है। 70 kg के वयस्क पुरुष में TBW लगभग 42 लीटर होता है। तो इस पॉइंट को आप यहाँ पे लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है ना पॉइंट को? देखिए हम क्या बता रहे हैं, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा फिर से देखिए, आप तभी समझ पाएंगे, कंफ्यूज मत होइए। यहाँ कह रहा है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के बारे में बताना है, ठीक है। फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, सबसे पहले आप हेडिंग डालें फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस,
ठीक है। उसके बाद आप बता दिए कि हाँ ह्यूमन बॉडी में जो 56% होता है ये फ्लूइड होता है, ठीक है। सबसे ज्यादा फ्लूइड पाए जाते हैं इंट्रासेलुलर फ्लूइड में, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन आप इसको बता दिए, ठीक है। और भी जो चीजें यहाँ पे जितना समझ में आया ये बता दी, यही चीजें आपको उस माध्यम से भी बता देना है जैसा हम बताए, ठीक है। जैसे आप इस पॉइंट को बताए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, इतना तक का बताए जहां तक का हम टिक किए हुए यहाँ तक। इसके बाद आपको यहाँ पे हेडिंग मेंशन कर देना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लूइड इन द ह्यूमन बॉडी, ठीक है, या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर कर सकते हैं इन द ह्यूमन बॉडी। नहीं पूछा मतलब नहीं है, यहाँ पे आप उससे रिलेटेड आप चीजें लिख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इजी कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे आप चीजों को बताने के बाद इसको सबको नहीं बनाना है, सब आपको भूल जाना है, पर खाली पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे TBW आपकी हेडिंग रहेगी। इससे क्या होता है कि आप मेन चीजों को बता रहे हैं कि पानी की मात्रा जो होती है कितना है, कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे इन 70 kg एडल्ट मेल की बात करें तो 42 लीटर अप्रॉक्सिमेटली होता है। अब बात करते हैं कंपार्टमेंट ऑफ बॉडी वाटर, ठीक है। कंपार्टमेंट ऑफ बॉडी वाटर, जो पानी फ्लूइड, यहाँ पे वाटर जगह है तो आप चाहें तो इसको फ्लूइड कर सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं, फ्लूइड कर सकते हैं। अब देखा जाए हमारे बॉडी में जो फ्लूइड है उसका क्या कंपार्टमेंट है, कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो बॉडी वाटर या बॉडी फ्लूइड इज डिवाइडेड इनटू 2 मेन कंपार्टमेंट, 2 कंपार्टमेंट में बांटा गया है, ICF और ECF, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ICF और ECF, इंट्रासेलुलर फ्लूइड और एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। सेल के जो कोशिकाओं के अंदर फ्लूइड होता है उसको हम इंट्रा बोलते हैं, सेल के बाहर जो कोशिकाओं के बाहर होता है उसको एक्स्ट्रा बोलते हैं, ठीक है। तो 2 पार्टों में जिसको बांटा गया है, 2 पार्ट में बांटा गया है कंपार्टमेंट में, एक है आपका इंट्रा, एक है एक्स्ट्रा। क्लियर हो गया। चलिए अब देखिए इंट्रासेलुलर फ्लूइड आपकी मेन हेडिंग होगी, आपको वही चीज बताना जो इंपॉर्टेंट है। देखिए थोड़ा सेल को समझिएगा, देखिए ये आपके कोशिकाएं हैं। अब देखिए इंट्रासेलुलर फ्लूइड क्या होता है, जो सेल के अंदर फ्लूइड होता है, ये सेल है, इसके अंदर जो पीला वाला पार्ट दिख रहा है ना, ये वाला, ये क्या है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड है। एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड की बात करें तो यहाँ ब्लड वेसल्स भी है, और देखिए सेल के बाहर ब्लड वेसल्स वगैरह के बाहर जो ये स्पेस दिख रहा है आपको हल्का पिंक कलर का, ये एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड होता है, ठीक है। अब आइए कुछ पॉइंट को पढ़ते हैं, आपकी हेडिंग होगी इसी में, बहुत अच्छे से आप बता सकते हैं इंट्रासेलुलर फ्लूइड। वो चीज यहाँ पे हेडिंग उतना नहीं था इसलिए आपको ऐसा बता रहे हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्या समझ में आ रहा है, कमेंट में थंब बनाइए, क्या समझ में आ रहा है ये वाला कि वही सही था। एक बार कमेंट में थंब बनाइए कि क्या समझ में आ रहा है ये। तो दोनों स्ट्रक्चर सेम है, देखिए यहाँ पे दोनों स्ट्रक्चर सेम की बात नहीं है, आप एरो पे फोकस करिए। एक एरो आपके कोशिकाओं के अंदर दिखा रहा है, जो सेल के अंदर है वो इंट्रासेलुलर फ्लूइड है, और एक आपको ब्लड वेसल्स और यहाँ पे सेल के बाहर एरो दिखा रहा है, ये एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंट्रासेलुलर फ्लूइड आपको हेडिंग मेंशन करना है, एकदम सिंपल लाइन लिखना है, वाटर इनसाइड द सेल, ठीक। कोशिकाओं के अंदर जो पानी होता है, इंट्रा का मतलब अंदर, ठीक है। तो जो फ्लूइड होता है आप वाटर के जगह पे यहाँ पे फ्लूइड यूज कर सकते हैं या वाटर यूज करिए, जो कोशिकाओं के अंदर जो पानी होता है वही होता है इंट्रासेलुलर फ्लूइड। मेकअप अबाउट 2/3 ऑफ टोटल बॉडी वाटर, ठीक है। इसके TBW की बात करें, अगर TBW की बात करें तो 2/3 भाग होता है, याद रखिएगा, यही पॉइंट है, यहाँ पे पूछा जाता है क्वेश्चन। चलिए इसका 2/3 भाग होता है, किसका, इंट्रासेलुलर फ्लूइड का, अप्रोक्सीमेटली 28 लीटर। अब 28 लीटर कैसे निकला, ठीक है। अगर हम कहें 2/3 भाग तो 28 लीटर कैसे निकला, अगर हम इससे 2/3 भाग कह रहे हैं तो 28 लीटर कैसे निकला, क्योंकि हम अप्रोक्सीमेटली मान के चलते हैं कि एक ह्यूमन बॉडी में एक 70 kg का एडल्ट मेल है तो 42 लीटर पानी अप्रोक्सीमेटली होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि इंट्रासेलुलर फ्लूइड कितना, 2/3 भाग होता है टोटल बॉडी वाटर, तो इसको हम 42 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा ना। 42 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, बस हो जाएगा। 3 1 जा 3 हो जाएगा, 3 4 जा 12 और 14 2 जा 28। तो ये जो आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 28 लीटर, 28 लीटर जो होते हैं इंट्रासेलुलर फ्लूइड में हम मानते हैं कि फ्लूइड होता है, ओके। रिच इन पोटेशियम, इसमें पोटेशियम आयन होते हैं, मैग्नीशियम आयन होते हैं, फास्फेट आयन होते हैं, बस इतना ही आपको लिखना है अच्छे तरीके से। समझ में आया। इंट्रासेलुलर फ्लूइड में आप देखेंगे इतना ही लिखना है, इस तरह से लिखना, या फिर आप ऐसे कहानी बना के लिख देंगे तो वो मजा नहीं आएगा। देखिए बिना हेडिंग के आप कहानी की तरह लिखते चले जाएंगे ना, हमेशा नंबर कट जाते हैं। यहाँ पे कोई हेडिंग हमें नहीं दिखा, इसलिए हम इस चीज को हम थोड़ा सा इग्नोर किए, ठीक है। हम थोड़ा सा बायोकेमिस्ट्री वाला इसलिए प्रीफर किए कि यहाँ पे प्रॉपर हेडिंग है, और हेडिंग पे बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं, याद रखिए। तो यहाँ इंट्रासेलुलर फ्लूइड में आप मेन पॉइंट को बता दिए कि जो कोशिकाओं के अंदर होता है उसे हम इनसाइड कहते, मतलब कि इंट्रासेलुलर फ्लूइड कहते हैं। मेक अप अबाउट 2/3 ऑफ बॉडी टोटल बॉडी वाटर,
ठीक है, इसको हम हिंदी में नोट्स में, अभी इंग्लिश में ना, अभी जब नोट्स अपलोड करेंगे तो हिंदी में कर देंगे। ठीक है, टोटल बॉडी वेट 2/3 भाग होता है। अब इसी को निकाल लीजिए, 42 लीटर अप्रॉक्सिमेटली जो माना जाता है एक स्वस्थ एडल्ट मेल का, तो उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 28 लीटर आ जाएगा। पोटेशियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट आयंस होते हैं इंट्रासेलुलर फ्लूइड में इंपॉर्टेंट। ठीक, चलिए अब बात करते हैं एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। इतना आप बता दिए, ये डायग्राम वगैरह अगर बना पाएंगे तो बना के दिखा दीजिएगा। बनाना क्या है, ये तो आप एकदम अंडे जैसा थोड़ा सा है, इसे बना दीजिएगा। इसको लिख दीजिएगा इंट्रासेलुलर फ्लूइड 2/3 पार्ट। ठीक है, अप्रॉक्सिमेटली लिख दीजिएगा 28 लीटर जैसा अभी निकाले हैं। ओके, ब्लड वेसल्स वगैरह। अब यहाँ पे इंट्रा जो एक्स्ट्रा सेलुलर है इसको भी बना दीजिएगा। अगर डायग्राम बना देंगे तो बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे, और कोई बहुत टफ डायग्राम नहीं है ये, डायग्राम कोई बहुत टफ नहीं है, अगर कोशिश किया जाए तो बन सकता है। ठीक है, बन जाएगा। इंट्रासेलुलर फ्लूइड पे आपको इंट्रासेलुलर बनाना है, एक्स्ट्रा सेलुलर पे एक्स्ट्रासेलुलर बनाना है। ओके, चलिए एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड की बात करें आप, तो वाटर आउटसाइड द सेल, जो बाहर होते हैं, कोशिकाओं के जो बाहर फ्लूइड होते हैं या वाटर होते हैं उसको बोलते हैं एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। मेकअप अबाउट 1/3 ऑफ बॉडी वाटर। कितना? 1/3 टोटल बॉडी वाटर, TBW का 1/3 भाग होता है एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में। कितना बात कर रहा है? 1/3। ठीक है, 1/3 की बात करें, अगर 42 से किया जाए तो कितना आएगा बताइए? तो वही आ जाएगा, सिंपल वही बात है कि 3 × 3 3 4 12, मतलब 14 लीटर। अगर देखा जाए तो 14 लीटर ना, वही 14 लीटर अप्रॉक्सिमेटली आएगा। तो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड की बात करें तो वाटर आउटसाइड द सेल, पानी जो होता है, फ्लूइड जो होता है बाहर होता है कोशिकाओं के, जो कि ब्लड वेसल्स और ये एरिया में पाया जाता है। 1/3 पार्ट होता है, जो कि आप देख पा रहे हैं अप्रॉक्सिमेटली 14 लीटर होता है। क्लियर? चलिए सर, ईडीएम की क्लास क्यों नहीं लेते हो? उसकी क्लास को इवनिंग में आज ले लेंगे, आज मॉर्निंग में नहीं ले पाए हैं, इवनिंग में ले लेंगे, उसमें क्या है। ठीक है, कभी कभी हो जाता है, आज लेट हो गया मॉर्निंग में, कल इवनिंग में ले लेंगे आज। चलिए तो अब डिवाइडेड इनटू, इसको डिवाइड बांटा गया है, इंटेस्टाइनल फ्लूइड, प्लाज्मा फ्लूइड रिच इन सोडियम। देखिए नहीं, ये आप नहीं लिखेंगे, छोड़िए इसको, आप नहीं लिखेंगे, इतना ही काफी है। ठीक है, इतना ही काफी है। जैसे आप बताए इंट्रासेलुलर फ्लूइड, उसके बाद एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। ओके, बस इतना ही काफी था, डायग्राम बनाना है। अब आपको बताते हैं पूरा समराइज करके फिर से एक बार कैसे होगा। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था, क्या आपको लिखना है? क्वेश्चन पूछा था फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। ठीक है, फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के बारे में। ठीक है, तो आपको क्या बताया? सबसे पहले तो आप फ्लूइड के बारे में बताए। फ्लूइड का मतलब यहाँ पे वाटर से रिलेटेड है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे बता दिए कि ह्यूमन बॉडी में जो फ्लूइड होता है लगभग 56% होता है। 56% हिस्सा जो होता है फ्लूइड होता है। जो फ्लूइड, जो पानी ज्यादा सेल की कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? इंट्रासेलुलर फ्लूइड। जो बाहर पाया जाता है उसको एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड बोलते हैं। आप यहाँ पे एक लाइन और लिख सकते हैं, जब अगर इंट्रा बताए हैं तो आप एक्स्ट्रा भी बता दीजिए। लिखा है मोस्ट ऑफ द फ्लूइड इज इनसाइड द सेल एंड कॉल्ड इंट्रासेलुलर, तो आप लिख दीजिए मोस्ट ऑफ द फ्लूइड आउटसाइड ऑफ द सेल, आउटसाइड द सेल एज कॉल्ड एक्स्ट्रासेलुलर। अगर इंट्रा बताया गया है तो आप एक्स्ट्रा भी बता दीजिए ना साथ में, कि जो मोस्ट ऑफ द फ्लूइड, यहाँ बताया कि ज्यादा जो फ्लूइड पाए जाते हैं कोशिकाओं के अंदर उसे इंट्रासेलुलर बोलते हैं। ठीक है, और लिखो फ्लूइड, आप यहाँ पे लिखिए, मोस्ट ऑफ द फ्लूइड मत लिखिएगा। द फ्लूइड इज आउटसाइड ऑफ द सेल आर कॉल्ड एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। समझ में आ रहा है ना, कि जो फ्लूइड कोशिकाओं के बाहर पाए जाते हैं उसे एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड कहते हैं, और जो ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं कोशिकाओं के अंदर उसे हम इंट्रासेलुलर फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, चलिए इसको आप प्रॉपर तरीके से देख लीजिएगा, सारी चीजों को समझ लीजिएगा। इसको आपको नहीं लिखना है, उसको भी देख के मिक्स करके लिख दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बताया गया है। इलेक्ट्रोलाइट के बारे में यहाँ हेडिंग मेंशन नहीं है, लेकिन पता नहीं कैसे नोट्स बने हैं यार। इलेक्ट्रोलाइट्स, ये आपकी हेडिंग होगी इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में। अब इलेक्ट्रोलाइट्स भी आप चाहे तो बायोकेमिस्ट्री का लिख सकते हैं, बाकी आप थोड़ा बहुत बता दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में है। ठीक, इलेक्ट्रोलाइट्स में भी सॉल्यूशन ऑफ एसिड, बेस एंड साल्ट। इलेक्ट्रोलाइट अम्ल, बेस और नमक के सॉल्यूशन हो सकते हैं। ठीक, सम गैसेस अंडर लो प्रेशर या हाई टेम्परेचर कंडीशन में आल्सो एक्ट द इलेक्ट्रोलाइट। कम दबाव या ज्यादा तापमान की स्थिति में कुछ गैसें इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह काम करती हैं। सम गैसेस अंडर लो प्रेशर या हाई टेम्परेचर कंडीशन में आल्सो एक्ट इलेक्ट्रोलाइट। ठीक, इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करते हैं। ओके, डिसोल्यूशन ऑफ सम सिंथेटिक पॉलीस्टीरीन सल्फोनेट एंड बायोलॉजिकल पॉलीमर, डीएनए और पॉलीपेप्टाइड आल्सो रिजल्ट इन सॉल्यूशन ऑफ पॉली इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, कुछ सिंथेटिक जो पॉलीस्टाइरीन और सल्फोनेट और बायोलॉजिकल पॉलीमर, डीएनए और पॉलीपेप्टाइड के घुलने में से भी सॉल्यूशन बनते हैं, जिन्हें पॉली इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है।
ओके, दीज पॉलीइलेक्ट्रोलाइट प्रोसेस मोइटीज विद मल्टीपल चार्जेस, ये पॉलीइलेक्ट्रोलाइट्स में कई चार्ज और मोइटी होते हैं। ओके, तो हम तो यही कहेंगे कि इस पॉइंट से अच्छा है कि आप बायोकेमिस्ट्री वाले पॉइंट को ही उठा करके लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रोलाइट के बारे में हम यही कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइट के बारे में आप बायोकेमिस्ट्री में पढ़े हैं, बायोकेमिस्ट्री में बहुत अच्छे तरीके से इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के बारे में बताया गया है। अब वहां पे बहुत अच्छे से बताया गया है कि इंट्रासेलुलर फ्लूइड में कितना इलेक्ट्रोलाइट कहाँ ज्यादा होता है कहाँ कम होता है, याद है ना, आपको बताए थे हाई लो, फिर लो हाई वाला जो टेबल बनाए थे आपको बायोकेमिस्ट्री में। आप देखिएगा इलेक्ट्रोलाइट वाला जो क्वेश्चन था वहां पे जरूर समझ में आ जाएगा, अगर उसको पढ़ेंगे तो उसको भी आपको जो इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रासेलुलर वाला था ना वही बताना है, क्योंकि आपसे यहाँ बैलेंस पूछ रहा है कि फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट का क्या संतुलन है, अब कहाँ पे, इंटरसेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर में। तो ये जो पॉइंट है इसको आप चाहें तो वैसे लिख सकते हैं बायोकेमिस्ट्री वाला, आप कहें तो हम एक बार उसको दिखा दें। हाँ, बायोकेमिस्ट्री वाला इसको देख लीजिएगा, आराम से हो जाएगा, बहुत ईजी है। चलिए, ओके, चलिए तो ये क्वेश्चन को हम यहाँ पे अभी स्टॉप करते हैं, इसको आपको लिखना नहीं है, ठीक है, और हम आगे आप यहाँ पे चाहे तो बायोकेमिस्ट्री वाला लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, दिखा दे रहे हैं एक बार, बिल्कुल इसको हम क्वेश्चन को दिखा दे रहे हैं एक बार, कौन सा जो था इलेक्ट्रोलाइट वाला कौन सा लिखना है। तो क्वेश्चन को अगर हम दिखाएं कहाँ पे है इलेक्ट्रोलाइट, तो कहाँ पढ़ाए थे हम, टॉप 20 बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में हम आपको कहाँ पढ़ाए थे, एक मिनट, इलेक्ट्रोलाइट वाला कहाँ है देखने दीजिए, कौन सा क्वेश्चन नंबर था ये देखना पड़ेगा। कौन सा क्वेश्चन था, कोई याद है किसी को? अच्छा, 9 नंबर था, 7 8। अच्छा, इसी में था, सॉरी, क्वेश्चन नंबर आप देखिएगा बायोकेमिस्ट्री के 9, सॉरी हाँ, क्वेश्चन नंबर 9, बायोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 9 में डिस्कस इलेक्ट्रोलाइट कंपोजिशन ऑफ बॉडी फ्लूइड। ठीक है, डिस्कस, यहाँ पे आपसे इलेक्ट्रोलाइट के बारे में खाली पूछा था, वहां आपसे फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट दोनों पूछा था। ठीक है, तो डिस्कस कंपोजिशन ऑफ बॉडी फ्लूइड 9 का जो क्वेश्चन है वही लिखना है। तो सबसे पहले आप डिहाइड्रेशन के बारे में बताने के बाद आप देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है कहाँ से इलेक्ट्रोलाइट, इसी चीज को बता दीजिएगा। इलेक्ट्रोलाइट ऐसे पदार्थ होते हैं जो पानी में घुलने के बाद, हमारे ब्लड में घुलने के बाद ये आयंस में टूट जाते हैं और एक चार्ज जनरेट कर देते हैं, ठीक है, जिससे हमें एनर्जी मिलता है। बस इलेक्ट्रोलाइट का हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नर्व एंड मसल फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं, उत्तेजित करते हैं, हाइड्रेशन की प्रॉब्लम को ठीक करते हैं, ब्लड के पीएच को मेंटेन करते हैं, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करते हैं, ठीक है, तंत्रिका और मांसपेशी कार, हाइड्रेशन, रक्त पीएच, रक्तचाप, इसको आप लिख सकते हैं। उसके बाद एग्जाम्पल बता सकते हैं, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, 2-3 बता दीजिएगा, सफिशियंट है। यहाँ से कहानी शुरू होती है, ये सब नहीं लिखना है। उसके बाद आगे इलेक्ट्रोलाइट कंपोजिशन ऑफ बॉडी फ्लूइड, ये आपको एचएपी में भी लिखना है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सॉरी एचएपी नहीं, एचसीपी, एचसीपी में भी लिखना है। इंटरसेलुलर फ्लूइड, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड, मतलब इनसाइड द सेल, कोशिका के अंदर, कोशिका के बाहर, ठीक है, जहां पे प्लाज्मा और बहुत सारे द्रव पाए जाते हैं। क्लियर? अब ये देखिए जो टेबल बनाए थे हम, इलेक्ट्रोलाइट, आईसीएफ और ईसीएफ, यहाँ पे हम ये कहे थे जो हाई वाला है पहले उसको याद कर लीजिए, जैसे पोटेशियम, पोटेशियम हाई है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड पहले याद रखिए, पहले कोशिका के अंदर वाला पार्ट, फिर बाहर, पहले अंदर देखेंगे तब बाहर देखेंगे। फिर उसके बाद हाई, और कौन सा हाई है, यहाँ पे मैग्नीशियम हाई है, उसके बाद और फास्फेट हाई है। तो हाई होगा तो दूसरा वाला क्या होगा, लो होगा, दूसरा वाला क्या होगा, लो होगा। उसके बाद लो याद करिए, सोडियम इंट्रासेलुलर फ्लूइड में लो है, ठीक है। उसके बाद आपको बताए थे क्लोराइड लो है, ठीक है, बाइकार्बोनेट लो है। तो ऐसे हाई लो करके इस टेबल को बना करके बस लिख दीजिएगा, यही इतना सफिशियंट है बायोकेमिस्ट्री में, ठीक है। अब बताइए क्या समझ में आया? बायोकेमिस्ट्री में टॉप 20 पीडीएफ की जगह पर कम्युनिटी फार्मेसी का पीडीएफ अपलोड है, चेक कर लीजिए। टॉप 20 पीडीएफ की जगह पर कम्युनिटी फार्मेसी का। अच्छा चलिए, अभी क्लास के बाद हम इसको सही करवाते हैं, ठीक, क्लास के बाद इसको हम सही करवा देते हैं। तो आप देखिए यही वाला जो आप लिखे हैं ना, यही आपको एचसीपी में भी लिखना है, इलेक्ट्रोलाइट कंपोजिशन ऑफ बॉडी फ्लूइड, बहुत इजी है, इंटरसेलुलर, एक्स्ट्रासेलुलर। उसके बाद इस पॉइंट को आप ज्यादा नहीं, 3 से 4 से 5 भी बता देंगे ना, 3 से 4 बता देंगे तब भी सफिशियंट है। जो आपको आसान लगे इसमें से वही याद करके लिख दीजिए। अब बताइए क्या हो जाएगा?
बस इसको लो हाई लिखना है, आपको डाटा नहीं लिखना। लो हाई, पहले लो वाला याद कर लीजिए, फिर हाई वाला। इलेक्ट्रोलाइट हो गया, आईसीएफ हो गया और ईसीएफ हो गया, इंट्रासेलुलर फ्लूइड, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड, बस 3 हेडिंग रहेगा। इलेक्ट्रोलाइट का यहाँ पे एग्जाम्पल है सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, क्लोराइड आयन, ये सब आप लिख सकते हैं। कहाँ पे हाई है कहाँ लो है ये हो जाएगा। चलिए, तो इसको आपको लिखना है, इसको आपको अच्छे तरीके से कर देना है, ठीक है। चलिए बायोकेमिस्ट्री कट करते हैं, कहाँ थे हम, यहाँ पे थे। तो हम आपको ये बता दिए कि कहाँ से लिखना है, ये आपको नहीं लिखना है। अब इलेक्ट्रोलाइट वाला लिखेंगे कहाँ से, हम लिख दे रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट, आप पढ़ेंगे कहाँ से, पढ़ेंगे बायोकेमिस्ट्री में। बायोकेमिस्ट्री में टॉप 20 क्वेश्चन, टॉप 20 क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में आप देख लेंगे, वही आपको लिखना है, बाकी ये सब चीज आपको नहीं लिखना है, ठीक है। चलिए अब बताइए, सब क्लियर हो गया ना। इलेक्ट्रोलाइट वाला खाली पोर्शन बता रहे हैं आपको, बाकी चीजें आप जैसे लिखे थे वैसे लिख दीजिएगा। जैसे आप यहाँ बता रहे थे, जैसे आप हेडिंग डाले हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, इसको लिख दीजिएगा, ठीक है। टोटल बॉडी वेट, कंपार्टमेंट ऑफ बॉडी फ्लूइड, इंट्रासेलुलर फ्लूइड और एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। अब बताइए क्या हो जाएगा डायग्राम के साथ। सर जो नहीं लिखना है, जो नहीं लिखना है उसको पीपीटी से डिलीट कर दीजिए। चलिए रॉकी भाई जी, अभी हम नोट्स जब बनाएंगे तो जो नहीं लिखना है ना उसको पीपीटी से हटा देंगे। सही आप कह रहे हैं, इसी में हम ऐड कर देंगे उसको। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो ये आपका हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 सभी का क्लियर हो गया है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, डायग्राम फिर से एक बार, चलिए डायग्राम को फिर दिखा देना जल्दी से, एक बार डायग्राम को फिर देखिए, डायग्राम बहुत जरूरी है, कुछ करना ही नहीं है। ये आपका सेल है, कोशिका है। अब कोशिका के अंदर जो आप फ्लूइड दिखा रहे हैं, जो पीला वाला पार्ट दिख रहा है, जो सेल लिखा हुआ है ना पीला वाला पार्ट, इसको बोलते हैं इंट्रासेलुलर फ्लूइड, ठीक है, इसको इंट्रासेलुलर फ्लूइड बोलते हैं। अब आते हैं जो आपको बाहर, एक्स्ट्रासेलुलर, कोशिकाओं के बाहर ये जो आपको फ्लूइड दिख रहा है, कोशिका के बाहर ब्लड भी होते हैं, ठीक है, जो ब्लड वेसल्स होते हैं, प्लाज्मा वाला पार्ट होता है। ये जो आपको पीले मतलब ये कौन सा कलर है, पिंक कलर का जो दिख रहा है, ये एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड है। बस यही बनाना सेम है, लेकिन आपको एरो से रिप्रेजेंट कर देना है इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर। बस ये डायग्राम बना करके लिख दीजिएगा। अब आप तो इजी हो गया होगा, अच्छे से हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17वां क्वेश्चन क्या है। 17 क्वेश्चन, डिस्कस हैवी मेटल पॉइजनिंग, भारी धातु विषाक्तता पर चर्चा करें। अब हैवी मेटल पॉइजनिंग क्या है इसको देखते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए हैवी मेटल, हैवी मेटल क्या होते हैं, मेटल्स क्या होते हैं, धातु। हैवी मेटल्स आप पढ़े होंगे फर्स्ट ईयर में, लिमिटेड फॉर आर्सेनिक या हैवी मेटल्स जब पढ़ा रहे थे तब। तो ये जो आर्सेनिक हो गया, लेड हो गया, मरकरी हो गया, ठीक है, ये सब हैवी मेटल होते हैं, जहरीले होते हैं। हैवी मेटल आर ए ग्रुप ऑफ एलिमेंट दैट आर हाई डेंसिटी एंड आर टॉक्सिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। हैवी मेटल जो होते हैं, जो तत्व के ग्रुप होते हैं जो कि हाई डेंसिटी होता है और काफी ज्यादा जहरीले पदार्थ होते हैं। हैवी मेटल ऐसे तत्वों का समूह है जिनकी डेंसिटी ज्यादा होती है, जिनका घनत्व ज्यादा होता है और ये जीवों के लिए जहरीले होते हैं, ठीक है। सब एग्जाम्पल ऑफ हैवी मेटल्स, हैवी मेटल्स के कुछ एग्जाम्पल हैं, मरकरी, लेड हो गया, क्रोमियम हो गया और आर्सेनिक हो गए। मरकरी, लेड, क्रोमियम, आर्सेनिक, ये सब क्या है, हैवी मेटल्स हैं। मरकरी, लेड, क्रोमियम, आर्सेनिक, ठीक है। मरकरी आपका हो गया Hg, लेड हो गया Pb, ठीक है, क्रोमियम हो गया Cr, आर्सेनिक हो गया As, ठीक है। तो मरकरी, लेड, क्रोमियम, आर्सेनिक, ये सब क्या है, हैवी मेटल्स हैं, ठीक है। चलिए हैवी मेटल्स ऐसे तत्वों का समूह है जिनकी डेंसिटी ज्यादा होती है और जो जीवों के लिए जहरीले होते हैं। हैवी मेटल्स के कुछ उदाहरण जैसे पारा मतलब मरकरी, सीसा मतलब लेड, क्रोमियम और आर्सेनिक आदि होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हैवी मेटल पॉइजनिंग इज द एक्युमुलेशन ऑफ हैवी मेटल इन टॉक्सिक अमाउंट इन सॉफ्ट टिश्यू ऑफ द बॉडी। हैवी मेटल पॉइजनिंग का मतलब क्या होता है, इन द एक्युमुलेशन ऑफ हैवी मेटल इन टॉक्सिक अमाउंट। एक्युमुलेशन मतलब आप इकट्ठा किए, हैवी मेटल इन टॉक्सिक अमाउंट, ज्यादा मात्रा में जो अगर टॉक्सिक जहरीले जो अमाउंट में हैवी मेटल्स को लिया गया आपके बॉडी के टॉप टिश्यू में। हैवी मेटल पॉइजनिंग शरीर के सॉफ्ट टिश्यू में जहरीली मात्रा में हैवी मेटल्स का जमा होना है, ठीक है। अगर सॉफ्ट टिश्यू में अगर उत्तक में हैवी मेटल्स ज्यादा मात्रा में इफेक्ट हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, एक्युमुलेट हो जाएगा तो जहरीला हो जाता है। वही बात लिखा हुआ है कि हैवी मेटल पॉइजनिंग इज द एक्युमुलेशन मतलब इकट्ठा होना, हैवी मेटल इन टॉक्सिक अमाउंट इन सॉफ्ट टिश्यू ऑफ द बॉडी। समझ में आया। हैवी मेटल जो पॉइजनिंग होता है, शरीर के सॉफ्ट टिश्यू में जहरीली मात्रा में हैवी मेटल का जमा होना है,
Heavy metal poisoning can be caused by industrial exposure, air pollution, water pollution, contaminated food, improper coated food container या cookware etc. हैवी मेटल पॉइजनिंग, जो हैवी मेटल जहर होता है, ये इंडस्ट्रियल एक्सपोजर से होता है, जो इंडस्ट्री से गैस केमिकल्स रिलीज होते हैं, वायु प्रदूषण से होता है, जल प्रदूषण से होता है, दूषित भोजन खाने से होता है, या गलत तरीके से कोट किए गए खाने के कंटेनर, ठीक है, उससे हो सकता है, और खाना पकाने के बर्तनों आदि से हो सकते हैं, ठीक है, कुकवेयर मतलब खाना पकाने वाले बर्तन। ओके, तो जो हैवी मेटल पॉइजनिंग हो सकते हैं, कहाँ से हो सकते हैं? इंडस्ट्रियल एक्सपोजर से हो सकते हैं, जहाँ केमिकल कुछ हानिकारक गैसें रिलीज होती हैं, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, कंटामिनेटेड फूड मतलब दूषित भोजन, इम्प्रॉपर कोटेड फूड, जो आप कंटेनर में खाना खाते हैं वो प्रॉपर तरीके से कोटेड नहीं है, या फिर कुकवेयर जब खाना पकाते हैं उस बर्तन में भी अगर कुछ ऐसा है तो वहां से भी हैवी मेटल्स जहरीले हो सकते हैं। चैप्टर कौन सा है? चैप्टर आपका शायद पॉइजन वाला जो चैप्टर पढ़े थे ना, पॉइजन, जिसमें आप एंटीडोट के बारे में पढ़े थे, वही वाला चैप्टर है। ठीक, चलिए सर, अगर ये हैवी मेटल है तो कैसे कंटामिनेटेड हो जाता है? कंटामिनेटेड का मतलब कि ये आपसे कह रहा है कि इससे फैलता है, जहरीला हो जाता है। कंटामिनेटेड फूड का मतलब कि दूषित खाना खाने से हो जाता है। ओके, एयर पॉल्यूशन से हो सकता है। एयर पॉल्यूशन में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो रिएक्शंस करके कहीं ना कहीं हैवी मेटल्स का निर्माण कर देते हैं, जिससे क्या हो सकता है कि टॉक्सिसिटी क्रिएट करता है। तो हैवी मेटल्स देखिए बहुत सारी चीजों में होता है, बहुत सारे लोग खाते हैं। देखिए मरकरी आपका हो गया, लेड हो गया, शीशे वगैरह, जाहिर सी बात है मैक्सिमम लोग यूज करते हैं, बहुत सारे मेडिसिन में भी यूज किया जाता है। ठीक है, आर्सेनिक हो गया, आर्सेनिक का क्या यूज नहीं होता? बिल्कुल होता है। तो ये सब कहीं ना कहीं अगर इसकी मात्रा हमारे बॉडी में ज्यादा आ जाए तो ये जहर बन जाता है। ठीक है, चलिए अब द हैवी मेटल पॉइजनिंग कैन बी क्लासिफाइड इन द कैटेगरीज। हैवी मेटल्स पॉइजनिंग को, हैवी मेटल जहर को, इसको अलग कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है आर्सेनिक पॉइजनिंग, दूसरा है लेड पॉइजनिंग, तीसरा है मरकरी। ठीक है, पहला आर्सेनिक, लेड और मरकरी, तीन क्लास में इसको बांटा गया है, आर्सेनिक, लेड और मरकरी। ठीक है, जो सबसे ज्यादा डेंजरस होता है, सबसे खतरनाक, वो आर्सेनिक होता है। आर्सेनिक, लेड और मरकरी तीन पार्ट में बांटा गया है। आर्सेनिक पॉइजनिंग की बात करें तो इसको एक्यूट पॉइजनिंग कहेंगे, तीव्र जहर कहेंगे। ठीक है, जो आर्सेनिक पॉइजनिंग है इसको एक्यूट पॉइजनिंग कहेंगे, तीव्र जहर। बर्निंग सेंसेशन इन माउथ एंड और लिप्स। ठीक है, अच्छा अभी आप लैब में कभी लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक या आर्सेनिक टेस्ट किए हैं? असल बात कॉलेज वाले कराते ही नहीं है। एक्चुअली में आर्सेनिक अगर कभी मौका मिलेगा तो देखिएगा थोड़ा सा कैसा होता है, उसको हाथ से टेस्ट करें, काफी ज्यादा जहरीला होता है, काफी खतरनाक होता है। इसीलिए किसी भी कॉलेज में लैब में आर्सेनिक नहीं देंगे, आपसे हर चीज का टेस्ट करवा लेंगे लेकिन आर्सेनिक आपको नहीं देंगे, वो जो टीचर्स होते हैं वही यूज करते हैं। ठीक है, तो बर्निंग सेंसेशन इन माउथ एंड लिप्स, मुंह और ओठों में जलन महसूस होना। ठीक है, थ्रस्ट एंड डिफिकल्टी इन स्विलिंग, प्यास लगना और निकलने में कठिनाई होना। तो आर्सेनिक पॉइजनिंग जो कि तीव्र जहर होता है, सेंसेशन होने लगता है, मुंह और ओठों में जलन महसूस होता है, प्यास लगता है, निकलने में कठिनाई होती है। मिस्टर ताज जी कहते हैं कॉलेज ही नहीं जाते, तब तो फिर बात ही अलग है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं। इन्फ्लामेशन इन गम्स एंड माउथ, मसूड़ों और मुंह में सूजन। ओके, देखिए कॉलेज ना जाना ये एक अच्छी बात है, जैसे कि क्या होता है कि बहुत सारे लोग जॉब कर रहे हैं, ठीक है, नॉन अटेंडिंग क्लास अटेंड कर लिए हैं, जरूरी है क्योंकि भाई आप जॉब कर रहे हैं, साथ में आपका बिजनेस चल रहा है, तो आप कैसे कॉलेज अटेंड करेंगे? लेकिन कॉलेज आपको अगर अटेंड करते हैं तो उसके बेनिफिट क्या है कि जो कॉलेज के लैब होते हैं, खासकर आप फार्मास्यूटिक्स के लैब को मिस कर दिए, ठीक है, केमिस्ट्री के लैब को मिस कर दिए, तो आप जो कोग्नोसी के लैब को मिस कर दिए, जहां पे प्रॉपर तरीके से लिमिटेड आप ये देख पाते हैं कि किस तरह से दवाई का बनाया जाता है। क्या आज डी फार्मा का स्टूडेंट सैनिटाइजर नहीं बना सकता है? क्या वो टैबलेट नहीं बना सकता? बिल्कुल बना सकता है। अगर आप लैब किए होते तो आप टैबलेट के बारे में, कैप्सूल्स के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं, आप ग्रेन्यूल्स के बारे में, लोशन के बारे में सब कुछ पढ़े हुए हैं फार्मास्यूटिक्स में। ठीक है, केमिस्ट्री में आप लिमिट टेस्ट चेक करते हैं, कैसे अशुद्धियों का पता लगाया जाता है, किससे रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें पढ़ते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, जो मेन पर्पज होता है हमें आ जाना रिसर्च में है कि किसमें जाना है, उस हिसाब से आप कॉलेज को अटेंड करते तो ज्यादा बेटर था। चलिए, तो एक्यूट पॉइजनिंग हो गया, बर्निंग सेंसेशन इन माउथ एंड लिप्स और थ्रस्ट एंड डिफिकल्टी इन स्वॉलिंग। इजी है ना कि मुंह और ओठों में जलन महसूस होना, प्यास लगना और निकलने में कठिनाई होना। इन्फ्लामेशन इन गम्स एंड माउथ, गम्स मसूड़े में और मुंह में सूजन हो जाना, मसूड़ों और मुंह में सूजन। एब्डोमिनल पेन, वोमिटिंग एंड डायरिया, पेट दर्द, उल्टी और दस्त होना। इन सर्व पॉइजनिंग साइनोसिस, वीकनेस, फॉल इन बॉडी टेम्परेचर, अनकॉन्शियसनेस एंड डेथ ड्यू टू कार्डियक फेलर।
गंभीर जहर में साइनोसिस, कमजोरी, शरीर का तापमान गिरना, बेहोशी और दिल का दौरा पड़ने से मौत हो जाना। इतना डिटेल्स में हमको लगता है कि लिखने की जरूरत नहीं है कि पूरी कहानी बता दीजिए कैसे मर रहा है। सिंपल है, एक्यूट पॉइजनिंग में बर्निंग सेंसेशन इन माउथ लिप्स, पहला पॉइंट। दूसरा है थ्रस्ट एंड डिफिकल्टी स्वेलिंग, मुंह और ओठों में जलन महसूस होना, प्यास लगना और निकलने में कठिनाई होना। इन्फ्लामेशन इन गम्स एंड माउथ, मतलब गम्स में, मसूड़ों में और माउथ में सूजन हो जाना। पेट में दर्द होना, वोमिटिंग एंड डायरिया। ठीक है, एंड लिखिएगा लास्ट में एंड डेथ टू द कार्डियक फेलर। लास्ट वाली जो पॉइंट है यहां से लिख दीजिएगा, एंड डेथ टू द कार्डियक फेलर। ठीक है, दिल का दौरा पड़ने से मौत। बाकी आप वीडियो को बाद में चाहें तो आप लिख सकते हैं या फिर छोड़ सकते हैं। क्लियर? चलिए, तो आप देखते क्रोनिक पॉइजनिंग, ये तो आप देखे थे आर्थनिक, ये एक्यूट पॉइजनिंग था। दूसरा आपका है बी वाला क्रोनिक पॉइजनिंग, स्किन रसेस, लॉस ऑफ हेयर एंड फिंगर नेल्स, त्वचा पर चकत्ते पड़ना, बालों और नाखूनों का झड़ना। वीकनेस, वेट लॉस एंड सोर एंड इन्फ्लामेड गम्स, कमजोरी, वजन का कम होना, मसूड़ों में सूजन और दर्द होना। क्रोनिक का मतलब होता है गंभीर, क्रोनिक का मतलब होता है गंभीर। ठीक है, क्रोनिक का मतलब क्या होता है? गंभीर होता है। एक्यूट का मतलब तीव्र होता है। गार्लिक ऑर्डर इंग्लिश, सांस में लहसुन जैसी गंध आना, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, उल्टी, पेट दर्द, गर्भ और दस्त का फील होना, ये क्रोनिक पॉइजनिंग के लक्षण हैं। तो क्या ये हो जाएगा? बिल्कुल। पहला देखिए आप क्या बताएं आर्थेनिक के, एक बार फिर से हम सबसे निगाह से देखते हैं जिससे आप क्लियर कर पाए कि हम पढ़ क्या रहे हैं, वरना कंफ्यूज हो जाएंगे। हम हैवी मेटल पॉइजनिंग की बात कर रहे हैं। किससे? हैवी मेटल जो धातु होते हैं उनकी जहर की बात कर रहे हैं, पॉइजनिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए हैवी मेटल बता दिए कि हाँ, हैवी मेटल जो होता है ये एक तत्व का ही ग्रुप होता है, मैक्सिमम डी ब्लॉक में पाए जाते हैं। अगर आप पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी देखे होंगे तो मैक्सिमम डी ब्लॉक में पाए जाते हैं। हाई डेंसिटी इनका होता है, हाई घनत्व के होते हैं और ये टॉक्सिक होते हैं, जहरीले होते हैं जीवों के लिए। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल यहाँ बताया गया, हालांकि बहुत होते हैं लेकिन यहाँ पे मरकरी, लेड, क्रोमियम, आर्सेनिक बताया गया है। मरकरी, लेड, क्रोमियम, आर्सेनिक। अब आपको ये बताना है कि कौन कितना जहरीला है, कौन गंभीर स्थिति में, मतलब कौन क्रोनिक हो सकता है, गंभीर बीमारी क्रिएट कर सकता है, कौन एक्यूट होता है, इसके बारे में बताना है। बाकी चीजें आप बता सकते हैं कि जो हैवी मेटल्स पॉइजनिंग का मतलब क्या होता है। कॉम्बिनेशन ऑफ हैवी मेटल इन टॉक्सिक अमाउंट, अगर ज्यादा मतलब टॉक्सिक जहरीले मात्रा में इकट्ठा हो जाए हैवी मेटल्स हमारे टिश्यू में, बॉडी में, वही होता है हैवी मेटल पॉइजनिंग। ठीक है, हमारे बॉडी के टिश्यू में अगर ज्यादा मात्रा में इकट्ठा हो जाए हैवी मेटल जो टॉक्सिक अमाउंट है तो उसको बोलते हैं हैवी मेटल पॉइजनिंग। ठीक है, अभी कहाँ से आते हैं? तो इंडस्ट्रियल एक्सपोजर से, जो इंडस्ट्री से गैस निकलते हैं, बहुत सारे केमिकल्स निकलते हैं, हैवी मेटल्स निकलते हैं। एयर पॉल्यूशन से भी कभी कोई चीज बर्निंग किया गया, वाटर पॉल्यूशन से, कंटामिनेटेड फूड खाने से, या फिर प्रॉपर तरीके से अगर कंटेनर जो खाना जिसमें बनाते हैं अगर वही खाने का जो थाली वगैरह उसमें भी अगर मेटल्स वगैरह मिले हुए हैं हैवी मेटल्स तो इम्प्रॉपर कोटेड है तो वहां से भी मिल सकते हैं। या जो खाना जिसमें बनाते हैं, खाना बनाने वाले जो बर्तन होते हैं उसमें भी अगर कुछ कोटेड वगैरह सही से नहीं किया गया है, अगर हैवी मेटल्स का यूज किया गया है, मान लीजिए लेड का या फिर मरकरी का या फिर किसी तरीके का, तो वो वहां से भी हैवी मेटल्स आ सकते हैं। क्लियर? चलिए, तीन प्रकार में इसको बांटा गया है, आर्सेनिक, लेड और मरकरी पॉइजनिंग। आर्सेनिक, लेड और मरकरी पॉइजनिंग। सबसे पहले आप आर्सेनिक बता दीजिए। आर्सेनिक जिसको हम दो बताएंगे, एक एक्यूट, एक क्रोनिक। एक्यूट का मतलब तीव्र जहर और क्रोनिक का मतलब गंभीर जहर। तो क्या होता है, बस आपके लक्षण बता देना है, मुंह और होठों में जलन महसूस होना, प्यास लगना और निगलने में कठिनाई होना। ठीक है, अब दो और बता दीजिएगा, मतलब मुंह और मसूड़ों में सूजन हो जाना, पेट दर्द होना, उल्टी होना, डायरिया होना। ठीक है, और लास्ट में कार्डियक फेलियर होने की वजह से डेथ हो जाना। क्लियर? दूसरा आप बताए क्रोनिक पॉइजनिंग। क्रोनिक में आप बताए कि स्किन रस, त्वचा पर चकत्ते पड़ना, लॉस ऑफ हेयर या फिंगर नेल्स, नाखूनों का झड़ना, बालों और नाखूनों का झड़ना। ठीक है, कमजोरी फील होना, वेट लॉस होना, सोर एंड इन्फ्लेमेड गम्स। ठीक है, सांस में लहसुन जैसी गंध आना, गार्लिक ऑर्डर इन टेस्ट, मसूड़ों में सूजन और दर्द होना। ये सारी चीजें आप बता सकते हैं। लास्ट में वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं लेड पॉइजनिंग की। इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन लिखा हुआ है, क्या मतलब लक्षण दिखाई देते हैं। लेड पॉइजनिंग के जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, मतलब लक्षण क्या दिखाई देते हैं, तो एक्यूट पॉइजनिंग की बात करें तो लॉस ऑफ एपेटाइट एंड स्लीप, भूख और नींद कम लगना। सबसे पहला जो लक्षण है भूख और नींद कम लगना। लेड पॉइजनिंग की बात करें अगर तो इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन का मतलब लक्षण, क्या लक्षण दिखाई देते हैं अगर ये लेड की पॉइजनिंग आती है तो भूख और नींद बहुत कम लगता है। ठीक है, तो अभी बाद में अगर सर ये कोई लक्षण हुआ भूख और नींद कम होती है, ये तो अभी भी एग्जाम के डर की वजह से भूख और नींद नहीं लग रहा है, ये भी तो हो सकता है। तो ये अलग चीज बताई गई, यहाँ पे इसका पार्टिकुलर लक्षण बताया गया है। अब अभी की स्थिति को मत जज करिएगा।
लॉस ऑफ एपिटाइट एंड स्लीप, ठीक है। दूसरा है एब्डोमिनल पेन, देखिए ये अगर लक्षण को बता के छोड़ देंगे तो एग्जामिनर कहेगा तो भैया ये तो ऐसे नॉर्मल किसी को भी होता है, एग्जाम का इतना प्रेशर है कि हमको नींद ही नहीं लगता, अब भूख ही नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगता है, ठीक। चलिए दूसरा एब्डोमिनल पेन, पेन इन जॉइंट एंड मसल्स, हाँ ये सही है, पेट में दर्द होता है, ठीक है, जॉइंट में पेन होता है, मसल्स में भी एटन टाइप का दर्द होता है। उसके बाद धीरे धीरे सर दर्द होता है, हेडेक की प्रॉब्लम, कंफ्यूजन भ्रम की स्थिति, हेलुनेशन एंड कन्वर्सेशन, ठीक है, सिर दर्द, मति भ्रम और दौरे पड़ना, ठीक है, दौरे पड़ना होता है, हेलुसिनेशन मतलब मति भ्रम टाइप की स्थिति, बहुत सारी चीजें घूमता रहता है आसपास, इनीमिया मतलब खून की कमी, हिमोलिसिस और इम्पेयर्ड हीम सिंथेसिस, ठीक है, हीम सिंथेसिस में कमी, ठीक है। तो अलग अलग सिम्टम्स लिखे हुए हैं, आप ये सारे पॉइंट्स को पढ़ के लिख दीजिएगा, ठीक है। क्रोनिक का मतलब होता है गंभीर, क्रोनिक का मतलब होता है गंभीर। तो देखिए लेड पॉइजनिंग में भी आप बता सकते हैं 2-3, लॉस ऑफ एपिटाइट एंड स्लीप, प्रॉपर तरीके से भूख और नींद कम लगना, पेट दर्द होना, मतलब मसल्स में दर्द होना, जॉइंट में पेन होना, सर दर्द करना, कंफ्यूजन की स्थिति क्रिएट होना, ठीक है। हेलुसिनेशन का मतलब होता है कि मतिभ्रम, आवाजें सुनाई देना या फिर एकदम से चारों तरफ कुछ घूम रहा हो, और दौरे पड़ना, ठीक है, इनीमिया होना, बस यहाँ तक का लिख सकते हैं, बाकी सब चीजें लिखा हुआ है इसको आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं क्रोनिक का, ये आप पढ़े क्या चीज, एक्यूट का, दो लिखिएगा, एक एक्यूट और क्रोनिक, दोनों का मतलब समझ रहे हैं ना। एक्यूट का मतलब जो तुरंत हो रहा बीमारी, और क्रोनिक का मतलब धीरे 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 गंभीर बीमारी बन जाता है, ठीक है, जैसे आपके HIV एड्स जैसे होता है ना, धीरे 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 गंभीर बीमारी हो जाता है, वैसे की बात करते हैं। एक्यूट का मतलब तुरंत सो होता है, और क्रोनिक का मतलब गंभीर बीमारी। अब बात करें लेड के गंभीर क्रोनिक के बारे में, तो है वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन और मेटालिक टेस्ट, उल्टी, पेट दर्द और मुंह में मेटालिक स्वाद आना, धातु के स्वाद आना, ब्लू लाइन ऑन गम्स, मसूड़े में नीली लाइन, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन, पुरानी कब्ज और इनीमिया, ओके ध्यान दीजिएगा। वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, मेटालिक टेस्ट, ब्लू लाइन ऑन गम्स, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन एंड एनीमिया, ओके। चलिए बहुत अच्छा। शिवम जी का काफी देर से क्वेश्चन था सर, एग्जाम में पेंसिल कलर वगैरह यूज कर सकते हैं फॉर डायग्राम, जैसे ईईडीएम में और बाकी सब्जेक्ट में पेंसिल कलर वगैरह, हाँ पेंसिल कलर वगैरह यूज कर सकते हैं। ऐसा कुछ मत करिएगा कि अगर किसी इंटर कॉलेज में आपका सेंटर चला जाए, पंखा नहीं चल रहा है, पानी पसीना गिरा, काफी खराब हो गया, तो इस तरह से स्केच वगैरह मत यूज करिएगा। पेंसिल कलर अगर कह रहे हैं तो आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे इतना ही लिख के छोड़ दीजिएगा, काफी है, बाकी चीजें आप पढ़ लीजिएगा। जैसे देखिए बैसोफिलिया, बैसोफिलिया क्या होता है, बैसोफिलिया, चलिए थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस हो जाता है, एब्जॉर्प्शन इन फीमेल पेशेंट, ओके, महिला मरीजों में मासिक धर्म में गड़बड़ी और गर्भपात की संभावना होती है, ओके। चलिए इस सारे पॉइंट को आप देख करके अपने मन से अच्छे से याद करके लिख सकते हैं, ओके। अब देखिए मर्करी पॉइजनिंग, तीनों बताना है, तीनों में से थोड़ा थोड़ा लिख दीजिएगा, अच्छे से हो जाएगा, ओके। चलिए मर्करी पॉइजनिंग क्या है, मर्करी पॉइजनिंग आप एक बार आर्सेनिक का बता दिए, एक बार आप किसका बताया, दूसरा ये आप बताए लेड का बता दिए, अब मर्करी का बता दीजिएगा। यहाँ भी वही लिखिएगा, एक्यूट और क्रोनिक। फीलिंग ऑफ मेटालिक टेस्ट एंड कुकिंग ऑफ थ्रॉट्स, मुंह में मेटालिक स्वाद आना और गलों में घुटन जैसा महसूस होना। बर्निंग सेंसेशन इन एब्डोमिनल एंड डायरिया, पेट में जलन और दस्त होना, ठीक है। चलिए और इसमें जो इजी पॉइंट लगे उसको आप देख सकते हैं, जो कि पढ़ सकते हैं, जैसे कि लिखा है इन सर्व केस रीनल फेलर ड्यू टू ट्यूब्यूल निक्रोसिस, तो आप यहाँ रीनल फेलर तक लिख सकते हैं कि गंभीर मामलों में जो रीनल फेलर है, यानी किडनी फेल हो सकता है, किडनी फेल हो सकता है। ब्लड इन वोमिट एंड यूरिन, ठीक है, वोमिट करने पर उल्टी, मतलब उल्टी करने पर ब्लड आना या फिर यूरिन के थ्रू ब्लड आना, ठीक है। वाइटनेस ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ माउथ, माउथ से म्यूकस मेम्ब्रेन आना, माउथ से जो म्यूकस मेम्ब्रेन होते हैं उनका आना, ये सब क्या होते हैं, एक्यूट लक्षण होते हैं मर्करी पॉइजनिंग का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रोनिक पॉइजनिंग की बात करें तो नौजिया मतलब मतली आना, एपेटाइट लॉस भूख ना लगना, एब्डोमिनल पेन पेट दर्द होना, इन्फ्लेम्ड गम्स मसूड़े में सूजन होना, स्किन इरेक्शन त्वचा पर दाने हो जाना, पैरालिसिस ऑफ स्पीच मसल्स, ठीक है, बोलने की मांसपेशियों का लकवा मारना, ठीक है, बोलना भी कम हो जाता है, वहां पे पैरालाइज हो जाते हैं, ओके। तो ये क्रोनिक पॉइजनिंग के लक्षण है, किसकी बात कर रहे थे हम, मर्करी की, ओके। चलिए तो यही था आपका, जिसको आप अच्छे तरीके से, जो इजी पॉइंट था वही आपको याद करना है, लास्ट टाइम में इसी को पढ़ लेना है। क्लियर हो गया। चलिए
चलिए यहां तक क्लियर हुआ। एक बार फिर से हम इस क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, जल्दी से देख लेते हैं सरसरी निगाह से क्या क्वेश्चन था। हैवी मेटल पॉइजनिंग की बात कर रहा था। तीन चीज आपको ध्यान देना है। एक आपसे कह दिया आर्सेनिक, ठीक है, दूसरा आपसे कहा मरकरी, और तीसरा आपसे क्या कह दिया था, लेड। ठीक है, आर्सेनिक, मरकरी, लेड, इसकी पॉइजनिंग बताना था। हम दो चीजों को टारगेट किए, एक लिए क्रोनिक और एक क्या लिए एक्यूट। ठीक है, यही आपको ध्यान देना है। क्रोनिक, एक्यूट। एक्यूट का मतलब होता है तीव्र, जो तुरंत हो रहा हो, और क्रोनिक का मतलब धीरे धीरे गंभीर बीमारी बन जाए। अब दोनों के बारे में आपको बताना है। ठीक है, अब हैवी मेटल में तीन को टारगेट रखा है, आर्सेनिक, मरकरी, लेड। अब इसी तीनों को पढ़िएगा, देखिएगा, लगभग लगभग कुछ चीजें मैच हो रही हैं, कुछ चीजें अलग है, यही आपको लिख देना है। यहाँ बता दीजिएगा कि क्या हैवी मेटल्स होते क्या हैं। तो किसी तत्व के वो ग्रुप होते हैं जो जिसकी डेंसिटी, जिनका घनत्व तो ज्यादा होता है और ये जीवों के लिए काफी जहरीले होते हैं। एग्जाम्पल में मरकरी, लेड, क्रोमियम, आर्सेनिक सब बता सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप बता सकते हैं कि हैवी मेटल पॉइजनिंग का मतलब क्या है, कि हमारे बॉडी के जो टिश्यू है, उतक है, उसमें हैवी मेटल टॉक्सिक अमाउंट का इकट्ठा होना। ठीक है, जो जहरीले अमाउंट में, ज्यादा मात्रा में, टॉक्सिक जहरीले मात्रा में हैवी मेटल्स का इकट्ठा होना कहलाता है हैवी मेटल पॉइजनिंग। कैसे होता है, इंडस्ट्रियल एक्सपोजर से, इंडस्ट्री में जो केमिकल निकलते हैं, धुएं निकलते हैं, उससे, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, गंदा खाना खाने से, अगर कंटेनर जिसमें खाना खा रहे हैं वो कोटिंग नहीं सही से हुआ है, या जिसमें पका रहे हैं उसकी कोटिंग नहीं सही से हुआ है, तो वहां से हो सकते हैं। ठीक है, आर्सेनिक पॉइजनिंग, लेड पॉइजनिंग, मरकरी पॉइजनिंग, इस हिसाब से इसको कैटेगराइज किया गया है। हैवी मेटल पॉइजनिंग को, हैवी मेटल जो जहर होते हैं, इसको निम्नलिखित कैटेगरी में बांटा गया है, आर्सेनिक, लेड और मरकरी। ठीक है, आर्सेनिक में एक्यूट, फिर क्रोनिक बता दीजिएगा। एक्यूट में बस वही चीज है कि मुंह में जलन, ओठों में जलन, मतलब मुंह और ओठों में जलन महसूस होना। ठीक है, प्यास लगना, निकलने में कठिनाई होना, बाकी चीजें आप पढ़ लीजिएगा जो इजी लग रहा है, जैसा बताए हैं। क्रोनिक में भी सेम बताइएगा। क्रोनिक में देखिए लिखा हुआ यहाँ पे, क्रोनिक सेम नहीं बताना है। क्रोनिक पॉइजनिंग में आर्सेनिक के स्किन रेसेस, लॉस ऑफ फेयर फिंगर नेल्स, त्वचा पर चकत्ते, बालों और नाखून का झड़ना, कमजोरी फील लेना, वेट लॉस। ठीक है, सांस में लहसुन जैसी गंध आना। तो इस सारे पॉइंट को पढ़ करके जो आपको आसान लगे लिख दीजिएगा। ऐसे ही लेड में, लेड के जो लक्षण है एक्यूट के, इसको बता दीजिएगा। इसके बाद लेड के जो क्रोनिक के लक्षण है, इसको पढ़ के बता दीजिएगा। उसके बाद फिर मरकरी के जो लक्षण है एक्यूट के, इसको, और फिर क्रोनिक के जो लक्षण है इसको। अब बताइए क्या यहां तक हो जाएगा? अब बताइए कि यहां तक हो जाएगा? बहुत सारे लोग को लेक्चर्स ऊपर से जा रहे हैं, ऊपर से इसलिए जा रहे हैं क्योंकि आपका मन नहीं लग रहा। देखिए हमारा टारगेट था कि 3 क्वेश्चन कवर करें। ठीक है, आप टाइम को अगर देखेंगे कि सर कितना टाइम हो गया, कैसे होगा, तो फिर नहीं हो पाएगा ना। क्वेश्चन को कवर करेंगे, आपको समझने का मौका मिलेगा, आप जल्दी चीजों को कवर कर पाएंगे। 2 तारीख से आपके एग्जाम स्टार्ट है। ठीक है, चलिए। हाँ, राज जी कह रहे हैं, सर एक डाउट क्लियर कर दीजिएगा, क्या अब नोट्स ना बना समझ नहीं आ रहा सर, ना बनाऊं समझ नहीं आ रहा सर, अब टाइम भी नहीं बचा है ज्यादा। राज जी मत बनाइए नोट्स, अगर आपको नहीं, मतलब नोट्स नहीं बनाना मत बनाइए, बस आपको जैसे जो क्वेश्चन याद करते जाइए उसको अपने मन से लिखते जाइए। क्वेश्चन आपको या लिखने का मतलब है कि आपको कॉन्फिडेंस मिले कि हाँ हमको ये क्वेश्चन याद हो गया है। ठीक, चलिए ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं, गिव डिफिनेशन फंक्शन ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्माकोविजिलेंस। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, जल्दी से इसको देख लेते हैं। डिफिनेशन फंक्शन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्माकोविजिलेंस। फार्माकोविजिलेंस क्या होता है, इसका डिफिनेशन क्या है, इसका कार्य क्या है, फार्माकोविजिलेंस की परिभाषा, कार्य, उद्देश्य। लास्ट क्वेश्चन है, इसको देख लेंगे, आपका पूरा कवर कर देंगे। ठीक है, एग्री है ना आप लोग? हो पाएगा कि नहीं? लास्ट क्वेश्चन कर देते हैं, इसके इसके बाद फिर आपके 2 क्वेश्चन बचेंगे और कल हम आपका एससीपी खत्म कर देंगे। थोड़ा सा हिम्मत दिखाइए, बहुत इजी क्वेश्चन है, अच्छे से हो जाएगा। चलिए, चलिए करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, आप अच्छे से तरीके से पढ़ लीजिएगा, हो जाएगा। ठीक है, फार्माकोविजिलेंस की डिफिनेशंस और फंक्शंस एक बार पढ़ लेंगे, कल सरसरी निगाह से रिवीजन करा देंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फार्माकोविजिलेंस क्या होता है, आराम से देखिए, थोड़ा सा मन लगाए कोशिश करिए, ज्यादा नहीं बचेगा, बस 15-20 मिनट का लेक्चर और है, 15 मिनट का। द साइंस, देखिए कितना बचा, ज्यादा नहीं बचा है। द साइंस एंड एक्टिविटीज रिलेटेड टू डिटेक्शन, असेसमेंट, अंडरस्टैंडिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ एडीआर। सिंपल समझ लीजिए, फार्माकोविजिलेंस क्या होता है। एडीआर मतलब एडवर्स ड्रग रिएक्शन, एडवर्स ड्रग रिएक्शन। ठीक है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन का पता लगाना। ठीक है, फार्माकोविजिलेंस में क्या होता है, एडीआर का पूरा तरीके से रोकना, उनका पता लगाना ही है। ठीक है, ऐसा विज्ञान होता है फार्माकोविजिलेंस। एक्टिविटी रिलेटिंग टू, किससे रिलेट कर रहा है, डिडक्शन पता लगाना, असेसमेंट मूल्यांकन करना,
अंडरस्टैंडिंग मतलब समझना, और प्रिवेंशन मतलब रोकना, किसको, एडीआर को, या फिर एनी ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम, कोई अन्य दवा से रिलेटेड प्रॉब्लम को रोकना, या फिर एडवर्स ड्रग रिएक्शन का पता लगाना, उनको समझना, उनका मूल्यांकन करना और उनको रोकना ही कहलाता है फार्माकोविजिलेंस। या प्रतिकूल प्रभाव या दवा से संबंधित किसी भी अन्य समस्या का पता लगाने, आकलन करने, समझने, रोकथाम से संबंधित विज्ञान और गतिविधियां हैं। एडवर्स ड्रग रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि हमारे बॉडी में कोई अनचाहा प्रभाव दिखना, ठीक है। जैसे कि आप पैरासीटामोल खाए, आपका लीवर ही फेल हो गया, ठीक है, सॉरी आपका नहीं, किसी और का पैरासीटामोल खाया, उसका लीवर ही फेल हो गया, वो कहलाएगा एडवर्स ड्रग रिएक्शन, ठीक है। कोई इंसान कुछ और दवा खाया, कोई एंटीबायोटिक्स खाया, वो पूरी तरीके से पैरालाइज हो गया, दैट इज कॉल्ड एडवर्स ड्रग रिएक्शन। ये साइड इफेक्ट से थोड़ा सा हटके होता है, ध्यान रखिएगा, अनचाहा प्रभाव होता है, ठीक है। तो फार्माकोविजिलेंस में हम एडवर्स ड्रग रिएक्शंस का पता लगाते हैं, उसको रोकते हैं, उसको समझते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं, उसका डिटेक्शन करते हैं। यहां तक का क्लियर हो गया? यहां तक का क्लियर हो गया, चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। ओके, फार्माकोविजिलेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द प्रोसेस फॉर मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएटिंग एडीआर। फार्माकोविजिलेंस का उपयोग एडीआर की निगरानी और मूल्यांकन की प्रतिक्रियाओं का वर्णन करने के लिए किया जाता है, ठीक है। सिंपल वही बात लिखा हुआ है कि एडीआर एडवर्स ड्रग रिएक्शन का मूल्यांकन करने, उनका निगरानी करने की एक प्रक्रिया होता है फार्माकोविजिलेंस। फार्माकोविजिलेंस का प्रयोग किया जाता है डिस्क्राइब द प्रोसेस फॉर मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएटिंग एडीआर। एडीआर का मूल्यांकन और उसकी निगरानी के लिए हम क्या करते हैं, फार्माकोविजिलेंस का सहारा लेते हैं। फार्माकोविजिलेंस एक विज्ञान है जहां पे एडीआर या फिर कोई भी दवा के प्रभाव के इफेक्ट को रोकना, ठीक है, रोकना, उसको कंट्रोल करना, उसको पूरी तरीके से मैनेज करना ही होता है फार्माकोविजिलेंस। क्लियर हो गया तो आगे बढ़ा जाए, क्लियर हो गया हो तो यहां से आगे बढ़ा जाए। बस ये लास्ट क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं बताओ, एक बार कमेंट में बता दीजिए क्लियर हो गया हो तो आगे बढ़ा जाए। चलिए फिर से समझ लीजिए एक बार सरसरी निगाह से, फार्माकोविजिलेंस होता क्या है। फार्माकोविजिलेंस में आप, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके एग्जाम में ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, 95% है कि आएगा 2026 में, 95% है कि फार्माकोविजिलेंस के बारे में पूछा ही जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेंडिंग है ये, ठीक है। बी फार्म के बाद मैक्सिमम लोग, बी फार्म के बाद, बैचलर ऑफ फार्मेसी के बाद मैक्सिमम लोग फार्माकोविजिलेंस का सहारा लेते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा फील्ड होता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एक ऐसा विज्ञान है जहां पे एडवर्स ड्रग रिएक्शन, एक अनचाहा प्रभाव जो दवा खाने के बाद हमारे बॉडी में होता है, या कोई भी अदर ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम, उसका पता लगाना, उसको रोकना, उनको समझना, उनका मूल्यांकन करना ही कहलाता है एडीआर, ठीक है। उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो रही है उसकी एक्टिविटी को समझना, रोकना, मूल्यांकन करना ही एडीआर कहलाता है, ठीक है। इसका प्रयोग किया जाता है वही निगरानी रखने के लिए, मूल्यांकन करने के लिए एडवर्स ड्रग रिएक्शन के, ठीक है। चलिए अब इसके फंक्शन की बात करें, तब सब फंक्शन में वही सारी चीजें बता दीजिए। एडीआर मॉनिटरिंग, एडवर्स ड्रग रिएक्शन की निगरानी रखना। कलेक्ट एंड एनालाइज रिपोर्ट ऑफ सस्पेक्टेड एडीआर, संदिग्ध एडीआर की रिपोर्ट इकट्ठा करना और उनका विश्लेषण करना, ठीक है। कलेक्ट एंड एनालाइज रिपोर्ट ऑफ सस्पेक्टेड एडीआर, जो भी संदिग्ध एडीआर है, कोई भी एडवर्स ड्रग रिएक्शन जिसका पता चल रहा है, उसका रिपोर्ट बनाना और उसका विश्लेषण करना, उसका एनालाइज करना, ओके। सिंगल डिटेक्शन, आइडेंटिफाई पैटर्न या न्यू रिस्क फ्रॉम ड्रग सेफ्टी डाटा, ठीक है। सिग्नल डिटेक्शन, अब देखिए सिग्नल डिटेक्शन का मतलब कि नया पैटर्न, कोई आइडेंटिफाई जो पैटर्न है उसका पता लगाना, या फिर कोई नया रिस्क है फ्रॉम ड्रग सेफ्टी डाटा, ड्रग सेफ्टी डाटा में कोई नया रिस्क है या फिर कोई अलग पैटर्न है, उसकी पहचान करना, वो सिग्नल डिटेक्शन में होता है। ये भी इसके फंक्शन है एडीआर के, ठीक। तीसरा है रिस्क मैनेजमेंट, डेवलप स्ट्रेटेजी टू मिटिगेट्स रिस्क, लेबल अपडेट या रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है। जोखिमों को कम करने के लिए रणनीतियां विकसित करना, जैसे लेबल अपडेट, प्रतिबंध, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब कि होता है जोखिमों को कम करने के लिए रणनीतियां विकसित करना, ठीक है। चलिए डाटाबेस मैनेजमेंट, मैनेज सिस्टम लाइक विजीबेस जो कि है WHO ग्लोबल डाटाबेस है, विजीबेस, उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज करना। डेटाबेस रख रखाव, विजीबेस WHO की वैश्विक डाटाबेस है, जिसे जैसे सिस्टम को मैनेज करना है, ठीक है। विजीबेस जैसे सिस्टम को मैनेज करना है, आप नेट पे सर्च करिएगा विजीबेस के बारे में। रेगुलेटरी रिपोर्टिंग, सबमिट प्रोडक्ट सेफ्टी अपडेट टू अथॉराइज CDSCO इन इंडिया, ठीक है। रेगुलेटरी रिपोर्ट, अधिकारियों जैसे भारत में CDSCO को समय समय पर सुरक्षा अपडेट जमा करना है। क्लियर, समझ में आया?
ओके, तो ये पॉइंट को आपको ध्यान रखना है, सारी चीजों को कर लेना है। अब आपको जो समझ में आया उसके बारे में लिखिएगा। आपके कॉन्सेप्ट में बस इतना आना चाहिए कि जहां पे फार्माकोविजिलेंस आ रहा है, ये सीधे बात कर रहा है एडवर्स ड्रग रिएक्शन, जब कोई भी अनचाहा प्रभाव दवा खाने के बाद होता है, उसी का मूल्यांकन, उसी का मूल्यांकन करना, उसी का नियंत्रण करना, उसी का पता लगाना, उसी का समझना, वही होता है एडवर्स, ये आपका फार्माकोविजिलेंस। अब उसके बारे में आप जो भी समझ में आ रहा है फंक्शन में, आप अपने मन से भी बना करके लिख सकते हैं। ठीक है, और भी देखिए बहुत सारा है। पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस। पोस्ट मार्केटिंग का मतलब वास्तविक दुनिया की सेटिंग में अप्रूवल के बाद दवाओं की निगरानी करना। मॉनिटर ड्रग आफ्टर अप्रूवल इन रियल वर्ल्ड सेटिंग। देखिए दवा क्या होता है कि क्लिनिकल ट्रायल में चलता है, एक अप्रूव हो जाता है मार्केट में आने के लिए। तो जब दवा मार्केट में आ गया है तो पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस, उसका प्रॉपर तरीके से सर्विलेंस करना, उसका पता लगाना कि उससे कोई एडीआर तो नहीं हो रहा है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन तो नहीं हो रहा है, उसकी निगरानी करना भी आता है फार्माकोविजिलेंस के अंदर। कोलैबोरेशन, वर्क विद हेल्थ केयर प्रोवाइडर, फार्मास्यूटिकल कंपनी एंड रेगुलेटर्स। सहयोग, कोलैबोरेशन का मतलब सहयोग, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं, फार्मास्यूटिकल कंपनियों और नियामकों के साथ काम करना। ठीक है, सहयोग भी इसमें बहुत जरूरी है, जैसे एडीआर का सही तरीके से पता लगाया जा सके। हेल्थ केयर प्रोवाइडर के साथ, जो कंपनीज हैं उनके साथ, जो रेगुलेटर्स हैं उनके साथ कहीं ना कहीं सहयोग बहुत जरूरी है। ओके, तो ये पॉइंट था जिसको आप बहुत अच्छे तरीके से फंक्शन में हम क्या बताएं, पहले तो निगरानी करना एडीआर का, सिग्नल डिटेक्ट करना जिससे हम नए रिस्क का पता लगा सके, रिस्क मैनेजमेंट को अच्छे तरीके से जानना, ठीक है, डाटाबेस को मैनेज करना, और रेगुलेटरी रिपोर्टिंग देना, कोई भी अगर कोई सेफ्टी है या फिर जो भी प्रोडक्ट सेफ्टी अपडेट्स है उसको अथराइज को देना। ओके, पोस्ट मार्केटिंग, जो भी दवाई मार्केट में आ रही है उनका प्रॉपर तरीके से निगरानी करना, कोलैबोरेशन सहयोग करना, ये सारी चीजें फंक्शन में आती हैं। क्लियर, चलिए अब ऑब्जेक्टिव देखते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है, जल्दी से इसको भी कवर कर लेते हैं। हाँ, एडीआर भी डिस्क्राइब कर लीजिएगा, हो जाएगा अच्छे तरीके से। ऑब्जेक्टिव उद्देश्य क्या है थोड़ा पढ़ लीजिएगा। टू इंप्रूव पब्लिक हेल्थ एंड सेफ्टी इन रिलेशन टू मेडिसिन, कॉस्मेटिक एंड हर्बल प्रोडक्ट। इजी है, देखिए उद्देश्य क्या बताएंगे आपकी, दवाओं, कॉस्मेटिक और हर्बल प्रोडक्ट के संबंध में पब्लिक हेल्थ और सुरक्षा में सुधार करना। इंप्रूव पब्लिक हेल्थ सेफ्टी इन रिलेशन टू मेडिसिन, कॉस्मेटिक एंड हर्बल प्रोडक्ट। ठीक है, दवाओं, कॉस्मेटिक और हर्बल प्रोडक्ट के संबंध में पब्लिक जो हेल्थ है उनमें सुरक्षा प्रदान करना, क्योंकि जो दवा खाते हैं पेशेंट, उससे कोई अगर अनचाहा प्रभाव, एडवर्स ड्रग इफेक्ट दिखा तो काफी ज्यादा दिक्कत होती है, तो उन्हीं को सुधार करना इसका उद्देश्य है फार्माकोविजिलेंस का। अर्ली डिटेक्शन ऑफ अननोन एडवर्स ड्रग रिएक्शन, एडवर्स रिएक्शन एंड इंटरेक्शन। अर्ली डिटेक्शन मतलब अनजान जो क्या है, जल्दी पता लगाना। अर्ली डिटेक्शन का मतलब जल्दी पता लगाना। अननोन एडवर्स रिएक्शन, कोई अनचाहा अगर प्रभाव हो रहा है उसका जल्दी पता लगाना, और कोई भी इंटरेक्शन हो रहा है ड्रग का, उसका जल्दी पता लगाना ही इसका उद्देश्य है फार्माकोविजिलेंस का। अनजान प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं और इंटरेक्शन का जल्दी पता लगाना ही इसका उद्देश्य है फार्माकोविजिलेंस का। तो सबसे पहले आपको बताया हम उद्देश्य में पब्लिक हेल्थ और उसकी सेफ्टी, मेडिसिन हो गया, कॉस्मेटिक हो गया, इसको सुधार करना हर्बल प्रोडक्ट को, इसमें कोई एडीआर ना शो हो। ठीक है, या फिर कोई अर्ली डिटेक्शन, जल्दी पता लगाना कि कोई अगर एडवर्स रिएक्शन दिखा रहा है, वो भी अननोन दिख रहा है, कोई इंटरेक्शन हो रहा है, तो उसका भी जल्दी पता लगाना ही इसका उद्देश्य है फार्माकोविजिलेंस का। ठीक है, बस यही एक पॉइंट और बचा हुआ, इसके बाद खत्म हो गया, देख लीजिए। आइडेंटिफाइंग ऑफ रिस्क फैक्टर एंड पॉसिबल मैकेनिज्म अंडरलाइंग एडवर्स रिएक्शन। जोखिम कार्य को प्रतिकूल प्रतिक्रिया के पीछे संभावित तंत्र की पहचान करना। नहीं, ये आपको लिखना नहीं है। प्रमोट अंडरस्टैंडिंग, एजुकेशन एंड क्लिनिकल ट्रेनिंग इन फार्माकोविजिलेंस। हाँ, ये पॉइंट को जरूर लिखिएगा, तीसरा कट कर दीजिएगा। प्रमोट अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, एंड एजुकेशन एंड क्लिनिकल ट्रेनिंग इन फार्माकोविजिलेंस। फार्माकोविजिलेंस में समझ, शिक्षा और क्लिनिकल ट्रेनिंग को बढ़ावा देना, ये भी फार्माकोविजिलेंस का उद्देश्य है। इसलिए जो लोग फार्माकोविजिलेंस में जॉब करते हैं ना, उसमें बहुत सारी एडीआर के बारे में अच्छे समझते हैं। फार्माकोविजिलेंस में क्या बता रहा है कि उनको बढ़ावा देना, समझना, एजुकेट करना, शिक्षित करना, और एक क्लिनिकल ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, जिससे लोग बहुत अच्छे तरीके से दवाओं का जो अनचाहा प्रभाव है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन से साइड इफेक्ट है, उसको कंट्रोल किया जा सके हर दवा का। ठीक है, चाहे प्री मार्केटिंग हो, चाहे आपका पोस्ट मार्केटिंग सर्विजिलेंस हो, सभी का। ठीक है, चलिए अब आपकी हम पूरे क्वेश्चन को खत्म करते हैं। ये फार्माकोविजिलेंस के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, फिर बता दे रहे हैं फार्माकोविजिलेंस। हम अभी कमेंट क्या आपको पढ़ रहे हैं, क्या आपका कमेंट है? फार्माकोविजिलेंस क्या है? डिटेक्शन, असेसमेंट, अंडरस्टैंडिंग एंड प्रिवेंशन। पता लगाना, मूल्यांकन करना, समझना और रोकना। किसका? कोई भी दवा के बाद जो अनचाहा प्रभाव है, या फिर कोई भी दवा के बाद एडवर्स ड्रग रिएक्शन से उनका। ठीक है, अब इसके बारे में जो भी फंक्शंस वगैरह हैं देख लीजिएगा, अच्छे तरीके से हो जाएगा। अब आप बताइए कमेंट में आप क्या कह रहे थे।
सबसे पहले हमें बोलने दीजिए। देखिए, आप क्लास किए, क्लास में आपका फोकस कहाँ था? बहुत सारे स्टूडेंट थे जो क्लास अटेंड किए, बहुत सारे स्टूडेंट थे क्लास इस बात पे फोकस था, अरे सर 1 घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, आपका माइंड इसमें चला गया, 1 घंटा हो गया सर अब क्या करें? अरे यार क्या करना है, 1 घंटा हो गया, आपके 3 क्वेश्चन कवर हुए हैं। ये भी तो आप देखिए कि सर 3 क्वेश्चन पढ़ लिए, ये एक्साइटेड आपके अंदर ना आके आपके अंदर ये आ रहा है कि सर 1 घंटा हो गया, अरे बाप रे क्या होगा? अरे भैया मेरे 3 क्वेश्चन आपके कवर हुए, वैसे वैसे क्वेश्चन नहीं थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है, हम आपको 2 बार 3 बार वही चीज बता रहे हैं, समझने की कोशिश करेंगे तभी तो समझ में आएगा। ठीक है, ये भी तो नहीं बहुत टफ है। हम आपको देखिए वाटर पहला फ्लूइड वाला था, उसको भी इजी बनाए। फार्माकोविजिलेंस अगर टफ लग रहा है तो आप बताइए, हम फिर से बताएंगे। ठीक है, नहीं समझ में आए फिर से बताएंगे और आसान में बताएंगे, लेकिन कम से कम कोशिश तो करना चाहिए। ठीक है, अगर आप ऐसे डिमोटिवेट होंगे तो हमें पढ़ाने में क्या जा रहा है? हम तो फिर कहेंगे चलो कोई बात नहीं, आराम से चलने दो, 2 तारीख को एग्जाम है, होगा तो होगा, नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन हम एफर्ट अगर दिखा रहे हैं तो कम से कम आप भी आउटपुट लीजिए ना। ठीक है, आप भी आउटपुट लीजिए, बेट करने की कोशिश करिए, जरूर बेटर होगा। अब आप बताइए कि आपका क्या कमेंट्स था, हम देखते हैं।